मैं भी चलूँगी कल से तुम्हारे साथ हॉस्पिटल। कोरोना की वजह से मरीजों की तादाद कितनी बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टर्स के अलावा नर्सों की भी ज़रूरत है ना। जब कर सकती हूँ मरीजों की सेवा तो क्यों बैठूँ घर पर। फ़ोन पर कुशल के हेलो कहते ही गौरी बोल उठी। प्लीज़ गौरी, बात को समझो। तुम्हारी तबीयत ठीक हुए अभी बहुत समय नहीं बीता है और उससे भी बड़ी बात है कि तुम्हारे पास नर्सिंग की डिग्री भी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि डिग्री क्यों नहीं मिली मुझे। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ही नहीं दे सकी थी। पढ़ाई तो पूरी कर ही ली थी ना मैंने। अपने साथ कल से मुझे ले जाना ही पड़ेगा तुम्हें। मुझे पता है गौरी सब। अच्छा बताओ, क्या तुम चाहोगी कि कोई गैर कानूनी काम करें हम। बस तुम रोज़ एक बार फ़ोन पर बात कर लिया करो मुझे और मैं लगा रहूँगा अपने कर्तव्य पालन में। कुशल के मन की मिठास बातों में घुल रही थी। डियर डॉक्टर साहब, मैं क्या बेवकूफ़ लगती हूँ तुम्हें। आज ही अपने इंस्टीट्यूट में फ़ोन कर नर्स के रूप में काम करने की परमिशन ले ली है मैंने। कॉलेज के मेरे पिछले रिकॉर्ड्स और समय की मांग को देखते हुए वीसी सर की ओर से स्पेशल परमिशन का मेल मिल गया है। मैं उस मेल का प्रिंट दिखाकर काम कर सकती हूँ। 3 महीने के लिए वैलिड होगी यह परमिशन। कुछ समझे? खिलखिलाकर हंसते हुए गौरी ने बताया। अरे वाह, ठीक है, कल पिक कर लूँगा घर से तुम्हें। कुशल अभिभूत हो उठा। अगले दिन जाने की तैयारी कर गौरी सोने चली गई, लेकिन नींद तो आंखों के आसपास थी ही नहीं। कुछ था तो यादों का कारवां, जिसके साथ चलते चलते गौरी पुराने दिनों में पहुंच गई। यूपी के एक छोटे से कस्बे में कुशल के साथ खेलते कूदते बीता था गौरी का बचपन। परिवार के नाम पर वह और माँ 2 लोग ही थे। साल भर की गौरी को अपनी पत्नी के पास छोड़ उसके पिता शहर में नौकरी करने क्या गए कि आज तक नहीं लौटे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। गौरी की माँ ना तो पढ़ी लिखी थी और ना ही उसके पास इतना पैसा था कि घर का गुजर बसर हो जाए। उसका अपना मायका भी परदेश के दूसरे छोर पर पहले ही गरीबी की मार झेल रहा था। ऐसे में वह घर पर ही पापड़ और अचार बनाने का काम करने लगी थी। कुशल के पिता आर्थिक रूप से संपन्न थे। निकट के एक गांव में बड़े बड़े खेत और रहने को हवेली नुमा घर भी। अपने पिता की व्यवस्था और माँ के एक जानलेवा बीमारी का शिकार हो दुनिया छोड़ देने के बाद कुशल का अकेलापन गौरी की संगति में कम हो गया था। उसे गौरी के सिवाय किसी और का साथ अच्छा भी नहीं लगता था। गौरी को जब वह अपनी सहेलियों के साथ खेलते देखता तो दूर से ही आवाज़ लगाकर बुला लेता था। गौरी आश्चर्यचकित हो पूछती कि उसने इतनी दूर से इतनी सारी लड़कियों के बीच कैसे पहचान लिया उसे। कुशल हंसते हुए जवाब देता है, तुम्हारे घुंघराले बाल इतने सुंदर हैं कि दूर से ही चमकते हैं गौरी। बस पहचान लेता हूँ बालों से तुम्हें। सचमुच गौरी के रेशमी से सुनहरे घुंघराले बाल बहुत सुंदर थे। गौरी और कुशल दोनों ही पढ़ने में अव्वल थे। कुशल को अपनी माँ का बीमारी से छिन जाना जब तक पीड़ा दे जाता था। कस्बे में अभी भी कोई बड़ा अस्पताल नहीं था। उसकी इच्छा थी कि वह डॉक्टर बनकर अपने लोगों की सेवा करे। गौरी चाहती थी कि वह भविष्य में कुशल का साथ दे पाए, डॉक्टर बनकर ना सही नर्स बनकर ही। 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के बाद कुशल ने कोचिंग सेंटर जाना शुरू कर दिया था। गौरी जानती थी कि किसी अच्छे सरकारी कॉलेज में जहां फीस कम होगी, नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए उसे भी अपना सारा ध्यान पढ़ने में ही लगाना होगा। खेलना कूदना कम कर, इसलिए ही वह पढ़ाई में जुटी रहती। एक दूसरे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खूब परिश्रम कर रहे थे। वे रात दिन दोनों की इस मेहनत का सुखद परिणाम भी सामने आया। कुशल को मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर बनने का अवसर प्रदान कर दिया। गौरी को कुशल के कॉलेज में प्रवेश तो मिल नहीं सका, लेकिन नर्स बनकर
कुशल का साथ निभाने का सपना अवश्य पूरा हो गया। मेरठ के एक इंस्टीट्यूट में नर्सिंग की डिग्री के लिए उसका नाम प्रथम लिस्ट में ही आ गया था। खुशियों को दोनों हाथों से बटोरते हुए वे प्रफुल्लित हुए ही थे कि बिछुड़ने का समय भी आ गया था। उस दिन गौरी सामान तैयार कर मेरठ जाने को बस स्टैंड पर खड़ी थी। कुशल घर से ही निकल रहा था कि उसके पिता से मिलने कुछ लोग आ गए। पिता के किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण कुशल को उनके साथ बैठना पड़ा। उधर गौरी कुशल की प्रतीक्षा करते हुए व्याकुल हो रही थी। बस से उतरकर नीचे आ वह चारों ओर निगाहें दौड़ाती हुई निराशा से घिरने लगी। कस्बे से मेरठ के लिए बसें लगभग 2 घंटे के अंतराल से चलती थी। अगली बस की प्रतीक्षा करती तो मेरठ पहुंचते पहुंचते देर हो जाती। लगता है जाने से पहले कुशल से मिलना नहीं हो सकेगा। एक तो माँ से दूर जाने का दुख, उस पर कुशल से भी बिना मिले जाना होगा। क्या मुझे माँ से तो हॉस्टल में रहते हुए भी हर महीने मिलने आ सकती हूँ, लेकिन कुशल, उससे तो पता नहीं अब कितने दिनों बाद मिलना होगा। वो भी तो अब चला जाएगा बहुत दूर। काश मैं उसकी बात मान लेती। ज़िद कर रहा था कि अपने पापा से पैसे लेकर मुझे एक मोबाइल दिला दे। मैंने क्यों मना कर दिया, सोचकर गौरी रुआसी होकर कंडक्टर के यात्रियों को पुकारने पर गौरी बस में चढ़ आंखें मूंदकर सीट से सिर टिकाकर बैठ गई। सहसा पीछे से किसी ने उसका कंधा थपथपाया। हड़बड़ाकर आंखें खोल गौरी ने पीछे मुड़कर देखा तो खुशी से चहक उठी। अरे कुशल, तुम कितनी देर कर दी? कब से बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। पता है मैं घर से भागता हुआ आ रहा हूँ। तुम आज यहाँ न मिलती तो पीछे पीछे तुम्हारे कॉलेज आ जाता। बिछुड़ने से पहले गौरी को हंसते हुए देखना चाहता था कुशल। सच्ची तुम मेरठ तक आ जाते। वैसे एक बात बताओ, मैं तो बस के अंदर आ चुकी थी। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं इस बस में ही हूँ? हो सकता है कि मैं अभी घर से ही निकली ही ना होती तो, या पहले ही जा चुकी होती। गौरी ने बोहे नचाते हुए पूछा। हाँ हाँ हाँ, मैंने कैसे पता लगा लिया कि तुम बस में बैठी हो। तो आज तुम्हें फिर से बता देता हूँ कि मुझे दूर से ही दिख जाते हैं तुम्हारे ये रेशमी घुंघराले बाल। पता है आज भी बस की खिड़की से लहराते हुए दिख रहे थे मुझे। अब कभी मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हें दूर से ही इन बालों से पहचान लेता हूँ। कुशल ने बात पूरी की ही थी, ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। भारी मन से एक दूसरे से बिछुड़ते हुए दोनों का चेहरा निस्तेज हो गया। नीचे उतरकर कुशल तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक कि बस उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। बुझे मन से घर की ओर जाते हुए चप्पा चप्पा उसे अपनी दोस्त की याद दिला रहा था। शाम ढलने लगी। मन की तरह ही आसपास अंधेरा घिर गया। भारी कदमों से चलते हुए घर पहुंच वह आज गौरी को याद करते हुए महसूस कर रहा था कि मन एक रेशमी सी डोर में बंधा जैसे उड़कर गौरी के पास चले जाना चाहता है। यह खिंचाव महज दोस्ती तो नहीं, कुछ और है, पर क्या नाम दे इसे। इसी उधेड़-बुन में उछलते हुए वह अपने जाने की तैयारी करने लगा। कुछ दिनों बाद वह भी अपने पिता और गांव से दूर मुंबई चला गया। वहां पहुंचकर कुशल को लगा जैसे किसी और ही लोक में आ गया है। क्या गौरी भी मुझे ऐसे ही याद करती रही होगी? अक्सर वह सोचता। उधर गौरी को भी मेरठ का माहौल कस्बे से बहुत अलग लग रहा था। कदम कदम पर उसे कुशल के साथ की कमी महसूस होती। कुशल का हाथ थामने की ख्वाहिश बढ़ने के साथ ही उसे बेहद करीब से महसूस करने की तमन्ना भी अब सिर उठाने लगी थी। छुट्टियों में गौरी तो अक्सर माँ के पास चली आती थी, लेकिन कुशल के लिए यह संभव नहीं हो पाता था। गौरी से उसकी मुलाकात बहुत दिन बीत जाने पर तब हो सकी जब वह पहला सेमेस्टर पूरा होने पर घर आया। दोनों मिले तो खुशियाँ जैसे पंख लगाकर उड़ान भरने लगी। पूरा दिन अपनी नई दुनिया की बातें करते करते बीत जाता। एक दिन कुशल के घर बैठे हुए
दोनों एक दूसरे को कॉलेज, वहाँ की कैंटीन, हॉस्टल, मित्रों आदि के विषय में बता रहे थे कि कुशल अचानक बोल उठा, गौरी, दिन तो वहाँ पढ़ते पढ़ाते बीत जाता है, लेकिन रात होने पर मुझे यहाँ की बहुत याद आती है, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी। अंतिम वाक्य कुशल के मुंह से न चाहते हुए भी निकल गए। गौरी का दिल इतनी तेज़ी से धड़क उठा जैसे निकलकर बाहर ही आ जाएगा। मैं तो नई सहेलियों से तुम्हारी ही बातें करती हूँ। कभी कभी वे कह देती हैं कि इतना याद कर रही हो तो उसके पास ही चली जाओ, और मैं बस हंस देती हूँ। लाज से भरी गौरी की नम आँखों ने चुगली कर ही थी कि उसके मन में भी प्रेम का दरिया बह रहा है। गौरी, मैंने एयरपोर्ट से आते समय एक मोबाइल ख़रीदा था। मुंबई वापस लौटने से पहले उसमें अपना नंबर सेव कर दूंगा। तुमसे बात कर लिया करूंगा तो शायद चैन आ जाए। मुझे मोबाइल से बातें कर एक दूसरे से जुड़े रहने की चाह में एक बार फिर दूर हो गए दोनों। गौरी ने कुशल से मोबाइल पर कुछ ही बात की थी। सोच रही थी कि अगली बार जब घर जाएगी तो किसी पड़ोसी का नंबर ले आएगी और कभी कभी माँ से बात कर लिया करेगी। लेकिन बिछड़े हुए अपनों से जोड़ने वाला मोबाइल भी उससे जल्दी ही बिछड़ गया। एक दिन जब वह सहेलियों के साथ बाज़ार से लौट रही थी तो मोबाइल हाथ में से उसकी बातों में मगन होने का लाभ उठाते हुए एक मोटरसाइकिल सवार ने मोबाइल छीन लिया। बहुत रोई थी गौरी। अगले दिन क्लास ख़त्म होने के बाद उसने कुशल को फ़ोन छीन जाने की बात कहते हुए एक मेल कर दिया। जवाब में कुशल से सांत्वना पाकर गौरी की उदासी कुछ कम हो गई थी, लेकिन कुशल से यह जानकर कि अति व्यवस्था के कारण अब उसका घर आना और भी कम हो जाएगा, गौरी बेचैन हो उठी। कुशल गौरी को मन में बसाए कठोर परिश्रम कर रहा था। लैब में रात देर तक काम करते हुए कभी कभी वह बहुत थक जाया करता था। गौरी को याद करते हुए एक दिन वह कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया था। कुछ दिनों पहले गौरी का एक मेल आया था जिसमें उसने अपनी तबीयत ठीक न होने की बात लिखी हुई थी। उसके बाद कुशल ने 2-3 मेल किए, लेकिन किसी का उत्तर नहीं मिला। शायद कॉलेज में कंप्यूटर के पर्सनल यूज़ पर रोक लगा दी गई हो, सोचकर वह स्वयं को बहला रहा था। सहसा कमरे की घंटी बजी। चपरासी कमरे में आया और रजिस्टर पर हस्ताक्षर ले एक ऑर्डर की कॉपी उसे थमा दी। ऑर्डर पढ़ते ही कुशल की सारी थकान उड़नछू हो गई। संदेश था कि अगले सप्ताह उसे डॉक्टर के एक दल के साथ दिल्ली भेजा जा रहा है। वहाँ के एक कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की स्थिति देखकर विशेष रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था। दिल्ली से कुछ घंटों में मेरठ और फिर वहाँ से गौरी के कॉलेज दिल्ली पहुँच तो जाऊँ, फिर उसे ज़बरदस्त सरप्राइज़ दूँगा। सोचकर कुशल का मन बल्लियाँ उछलने लगा। निश्चित दिन उत्साहित हो वह टीम के साथ निकल पड़ा। रात के 2 बजे जब दिल्ली पहुँचे, कुछ घंटे आराम करने के बाद सभी सुबह अस्पताल के लिए चल दिए। वहाँ टीम के एक डॉक्टर से बात करते हुए कुशल ने वार्ड में प्रवेश किया तो लगा कि उसके पैर जैसे वहीं जम गए हों। हिम्मत जुटाकर वह बेड के पास पहुंचा तो गौरी, तुम यहाँ कैसे, क्या, कब हुआ ये? कुशल कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। गौरी ने कुशल का हाथ कसकर पकड़ लिया। पहले बताओ तुम यहाँ कैसे? मुझे तो केस स्टडी के लिए टीम के साथ भेजा गया है। तुम्हारा मेल ही नहीं मिला था। परेशान तो था मैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हुआ मुझे पता भी नहीं लगा। कुशल भर्राए गले से बोला। मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी कि एक दिन अचानक चक्कर आ गया, फिर बहुत थकान लगने लगी। मैंने सोचा कि पढ़ाई के प्रेशर से हो रहा है ऐसा, पर जब हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो हमारी मैम को कुछ शंका हुई और अस्पताल में दिखाया। टेस्ट हुए और पता लगा कि मुझे ब्लड कैंसर है। यह तो अच्छा है कि अभी पहली स्टेज है। टीचर ध्यान न देती तो जाने क्या हो जाता। माँ जानती है इस बारे में? नहीं, पता लगेगा तो तड़प उठेगी।
वे तो मुझे देखने भी नहीं आ सकती यहाँ। बोलते बोलते गला रूंध गया। गौरी का तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, अब कुछ करता हूँ। प्यार से उसके गालों को थपथपाया हुआ कुशल बोला। मरीजों को देखने के बाद जब सभी डॉक्टर एकत्र हुए तो दल के सबसे सीनियर डॉक्टर से कुशल ने गौरी के विषय में बात की। उन्होंने कुशल को मुंबई के एक विशेष हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी और बताया कि वहाँ पर ऐसे बहुत से मरीज़ ठीक हो चुके हैं। कुशल ने गौरी को अपने साथ मुंबई ले जाने का निश्चय कर लिया। अपने घर फ़ोन कर उसने पिता को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। गौरी की माँ को अपने घर बुलाकर कुशल के पिता ने गौरी और माँ की बात करवा दी। गौरी की बीमारी के विषय में उसकी माँ को कुछ न बताकर कहा गया कि एक ट्रेनिंग के सिलसिले में गौरी को मुंबई जाना पड़ेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि कुशल उसके साथ होगा। कुछ दिनों बाद दोनों मुंबई के लिए रवाना हो गए। इलाज शुरू हुआ और गौरी पर उसका असर जल्द ही दिखने लगा। अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुशल गौरी का भी पूरा ध्यान रखता था। कीमोथेरेपी के लिए गौरी को जब अंदर ले जाया जाता तो वह बाहर बैठकर इंतज़ार करता रहता। गौरी को अस्पताल में टाइम से दवाइयाँ दी गई या नहीं, गौरी ने ठीक से कुछ खाया या नहीं, इन सब बातों का भी ध्यान रखता था। वह थोड़े थोड़े दिनों बाद बीमारी का बढ़ना या रुकना देखने के लिए टेस्ट होते तो कुशल पूरी स्थिति अच्छी तरह समझता। लगभग 6-7 महीने बाद गौरी की हालत में काफ़ी सुधार आ गया। अब उसे केवल कुछ दवाइयाँ ही लेने की आवश्यकता थी। गौरी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कुशल गौरी को साथ लेकर घर छोड़ने आया तो माँ को उसने एक एक घटना विस्तार से बताई। उन्हें किसी प्रकार की चिंता न करने को कहा। अपने पिता से लेकर उनको कुछ रुपए भी दिए। जाने से पहले गौरी को हिदायत देकर गया कि दवाई के साथ साथ खाने पीने में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इधर गौरी का स्वास्थ्य सुधरने लगा था। उधर अपनी डिग्री पूरी कर कुछ समय बाद कुशल भी लौट आया। वापस आकर कुशल ने कस्बे से कुछ दूर स्थित एक हॉस्पिटल में कार्य करना शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य अपने कस्बे के लोगों की सेवा करना था। इसके लिए पुरानी पुश्तैनी हवेली तुड़वाकर अस्पताल बनवाने पर विचार हो रहा था। गौरी अपनी अधूरी डिग्री जल्द ही पूरी करने को बेताब थी, लेकिन कुशल ने एक डॉक्टर के दृष्टिकोण से उसे कुछ दिन और रुक जाने की सलाह दी। गौरी को भी कभी कभी कमज़ोरी सी महसूस होती, इसलिए मन मार कर प्रतीक्षा करने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता था। आज जब कोरोना महामारी का तांडव चारों ओर फैला है, ऐसे समय में वे अपनी सेवाएं देने से गौरी स्वयं को रोक नहीं सकी। अगले दिन से वह अपने काम में पूरे मन से लग गई। कुशल उसकी इस लगन को देखकर जैसे उस पर न्यौछावर हुआ जा रहा था। लगातार बढ़ते रोगियों की देखभाल करते हुए उन दोनों को अन्य डॉक्टर व नर्सों की तरह ही खाने पीने का समय नहीं मिल पाता था। एक दिन थके मांदे जब दोनों कैंटीन में चाय पी रहे थे तो कुशल मुस्कुराते हुए बोला, गौरी तुमने तो अपनी मनपसंद ड्रेस पहन ली। यह नर्स की यूनिफॉर्म, लेकिन मेरी मनपसंद ड्रेस कब पहनोगी? अब मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें लाल जोड़े में। गौरी सिर झुकाकर निराश स्वर में बोली, क्या रखा है कुशल? अब इस गौरी ने झड़ गए घुंघराले बाल कीमोथेरेपी से। बहुत अच्छे लगते थे ना तुम्हें वो। मेरे घुंघराले बालों को देखकर तुम मुझे दूर से ही पहचान लेते थे। अब कहाँ रही है गौरी, तुम्हारी वो घुंघराले बालों वाली लड़की? कुशल प्यार से उसकी ओर देखते हुए बोला, गौरी तुम अपने को नहीं जानते शायद। मुझे गर्व है तुम पर, जो दिन रात लोगों की सेवा में लगी हो। अपनी बीमारी से हुई कमज़ोरी की हालत में भी तुमने मेरा साथ देने के लिए काम करने की परमिशन ली। बहुत प्यारा है तुम्हारा यह रूप, इसलिए ही तो घुंघराले बालों से कहीं ज़्यादा कीमती है वह हैजमेट सूट जो तुम कोरोना मरीज़ों की सेवा करते हुए पहनती हो। अब जिस गौरी को मैं जानता हूँ उसमें इतनी खूबियाँ हैं कि दूर से क्या, उसे आंख बंद करके भी पहचान सकता हूँ। आज मेरे प्यार की जीत हुई है। कोरोना को अब हारना ही होगा, फिर हमेशा के लिए कुशल की हो जाएगी घुंघराले वाले बाल वाली
लड़की। कुशल के प्यार को पाकर गौरी अभिभूत हो उठी। दोनों प्रेम मन में संजोए इस महामारी से लड़ने के लिए कैंटीन से निकल वार्ड की ओर चल दिए अपनी नई दुनिया के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।